गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी लोगों का सिद्धार्था सिविल एकेडमी में स्वागत है। करंट अफेयर्स की सुबह की कक्षा में आप सभी लोगों का सुबह सवेरे की इस कक्षा में मैं स्वागत करता हूं। आज करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। जो 14 नवंबर के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनको लेकर के आज हाल फिलहाल विचार विमर्श किया जाएगा। तो आप सभी लोगों का एक बार पुनः इस कक्षा में स्वागत है। ठीक है, चलिए मैं सुधाकर सिंह क्लास की शुरुआत करता हूं। 14 नवंबर की इस कक्षा में आप सभी लोगों का वेलकम है। चलिए शुरुआत करते हैं। साथ में शुरू करने से पहले मैं कहूंगा कि डेली आप करेंट अफेयर्स की क्लास के ये सारे टॉपिक जरूर देखिए, सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करिए। साथ में इससे जुड़ी हुई कुछ अधिक से अधिक जानकारी मेरे द्वारा जो दी जा रही है उस पर गौर करिए, पूरा वीडियो देखिए। साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, शेयर भी कर दिया करिए जिससे और लोग जुड़ सकें, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर चीजों के बारे में बताइए। तो चलिए, पहला, विश्व दयालुता दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना है, विश्व दयालुता दिवस जो है वह 13 नवंबर को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 13 नवंबर को मनाया जाता है। सात के 7 नवंबर के प्रमुख महत्वपूर्ण दिवस मैंने चर्चा आपसे की ही थी। यहाँ पर अगर बात करें तो 1 नवंबर को याद रखिएगा कि 7 राज्यों की स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। 1 नवंबर को 7 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? ये मैंने पीछे की कक्षा में बताया था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 1 नवंबर को 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं जिनकी स्थापना दिवस मनाया जाता है। 7 राज्यों की स्थापना दिवस में अगर बात करें तो केरल है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये 1 नवंबर को अपनी स्थापना दिवस मनाते हैं, तो याद रखिएगा। और साथ में विश्व दयालुता दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद बात किया जाए तो हाल फिलहाल में चर्चा में रहे क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का कौन सा संस्थान शीर्ष पर है? हाल फिलहाल में क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का कौन सा संस्थान शीर्ष पर है, यह आपको बताना है। तो याद रखिएगा कि भारत का आईआईटी बॉम्बे जो है भारत में पहले स्थान पर है। यानी भारत में स्थान की बात करें तो पहले स्थान पर आईआईटी बॉम्बे है, जबकि ओवरऑल रैंकिंग में उसका 40वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 40वां। दिल्ली भारत के अंदर, आईआईटी दिल्ली की अगर बात किया जाए तो भारत के अंदर दूसरे स्थान पर है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की अगर बात किया जाए तो आईएससी बैंगलोर जो है तीसरे स्थान पर है भारत में। लेकिन ओवरऑल में आईआईटी बॉम्बे को 40वां रैंक, आईआईटी दिल्ली को 46वां रैंक और आईएससी बैंगलोर को 52वां रैंक प्रदान किया गया है। ये आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। साथ में याद रखिएगा कि अगर बात किया जाए तो चीन की जो पेकिंग यूनिवर्सिटी है वो पहले स्थान पर आई है एशिया रैंकिंग में। कौन सी? चीन की अगर बात किया जाए तो याद रखेंगे कि चीन की जो है पेकिंग यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर है। कौन सी यूनिवर्सिटी है? तो आपकी पेकिंग यूनिवर्सिटी है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यह भी आप लोग सभी लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, याद रखिएगा पेकिंग यूनिवर्सिटी। चलिए इसके बाद अगर बात किया जाए तो आगे चलते हैं। आगे अगर बात किया जाए तो इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं सामान्य रूप में, देखिए क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग की अगर बात किया जाए तो क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में एशिया के टॉप 200 विश्वविद्यालयों में 19 भारतीय विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी शामिल हैं। ये ध्यान रखिएगा। आईआईटी बॉम्बे को 40वां रैंक, आईआईटी दिल्ली को 46 रैंक, आईआईएससी बैंगलोर को 52वां रैंक, आईआईटी मद्रास 53 रैंक, आईआईटी खड़गपुर 61 रैंक, आईआईटी कानपुर 66 रैंक। याद रखिएगा, अगर आपका
यूपी की बात आए तो आईआईटी कानपुर को 66 रैंक प्रदान किया गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय को 85वीं रैंक मिली है। आईआईटी रुड़की को 114, जेएनयू को 119, आईआईटी गुवाहाटी को 124, वीआईटी वैल्लोर 173, कलकत्ता विश्वविद्यालय 181। इस तरीके से सारी रैंकिंग दी गई है। तो शुरुआत के 2-3 आप दिमाग में बिठा रख सकते हैं। इसके साथ ही याद रखिएगा क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 भी जारी किया गया है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 भी जारी हो चुका है। और इस 2023 क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करें तो क्वाक्वेरेली साइमंड्स महत्वाकांक्षी पेशेवरों के लिए एक प्रमुख वैश्विक करियर और शैक्षिक नेटवर्क है जिसका लक्ष्य व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक विकास को आगे बढ़ाना है। क्यूएस संस्थानों की गुणवत्ता की पहचान करने के लिए तुलनात्मक डेटा संग्रह और विश्लेषण के तरीकों को विकसित करके उन्हें सफलतापूर्वक लागू करता है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग विश्वविद्यालय रैंकिंग का एक वार्षिक प्रकाशन है। याद रखिएगा, वर्ष में एक बार प्रकाशित होता है जिसमें वैश्विक समग्र और विषय रैंकिंग शामिल है। तो इंडिया टॉप इंस्टीट्यूट्स इन क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में अगर बात किया जाए तो 2023 में आईआईएससी बैंगलोर को 155 रैंक मिला है। यानी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में बैंगलोर जो है पहले स्थान पर है भारत के दृष्टिकोण से, भारत के अंदर, जबकि वर्ल्ड लेवल पर 155 रैंक पर है, 155 रैंक पर है। आईआईटी बॉम्बे को 172 रैंक दिया गया है। आईआईटी दिल्ली 174 रैंक पर है। आईआईटी मद्रास 250 रैंक पर है, ये ध्यान रखिएगा। 264 पर आईआईटी कानपुर है। इसमें आप फर्स्ट रैंक पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर का जो है इसे याद रखिएगा, 155 रैंक क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में मिला है और भारत के अंदर वो पहले स्थान पर। सेकंड पर आईआईटी बॉम्बे, तीसरे पर आईआईटी दिल्ली, फिर चौथे पर आईआईटी मद्रास जो 250 रैंक पर है। ठीक है, इसके अलावा ये सारी रैंकिंग दिया गया है। 270 आईआईटी खड़गपुर, 369 रैंक पर आईआईटी रुड़की और 384 रैंक पर आईआईटी गुवाहाटी। यहाँ पर आप 2022 से अगर तुलना करेंगे तो रैंक में काफी ज्यादा सुधार दिखाई देता है। ये बैंगलोर ने 186 रैंक 2022 में पाया था, 2023 में 155वें रैंक पर है विश्व पे, यानी काफी ज्यादा उसमें सुधार दिखाई देता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद अगर बात किया जाए तो अगला प्रश्न है, ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया, यानी हाल फिलहाल लॉन्च किया गया है और किसने इसे लॉन्च किया है? तो आपके केंद्रीय मंत्री है आरके सिंह, इन्होंने ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल को लॉन्च किया है। आरके सिंह के द्वारा यह लॉन्च किया गया है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा देश 2024 में अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? तो 2024 में याद रखेगा अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी जो है श्रीलंका कर रहा है। कौन कर रहा है? श्रीलंका कर रहा है। हाल फिलहाल में आप सभी लोग जानते हैं कि श्रीलंका की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रही है, वहां पर गृह युद्ध जैसी परिस्थितियां कायम रही हैं और आंतरिक रूप से काफी ज्यादा कमी वहां पर रही है, अभाव दिख रहा है। और श्रीलंका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों में सबसे पहली बात याद रखिएगा कि अभी तक चीन सबसे ज्यादा श्रीलंका को कर्ज देता था, जबकि हाल फिलहाल भारत ने उसे पीछे छोड़ दिया है। भारत श्रीलंका को सबसे बड़ा ऋण दाता बन चुका है, सबसे ज्यादा कर्ज देने वाला बन चुका है और चीन इसके मामले में पीछे रह गया है। साथ में 2022 का बुकर पुरस्कार की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो याद रखिएगा 2022 का बुकर पुरस्कार श्रीलंका के ही प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं शेहान करुणातिलका। शेहान करुणातिलका, बिल्कुल नाम नहीं भूलेगा, महत्वपूर्ण है। शेहान करुणातिलका को 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है। तो 2022 का बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आप लोग याद रखेंगे शेहान करुणातिलका को दिया गया है 2022 का बुकर पुरस्कार। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है आपका, इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर का उद्घाटन हाल फिलहाल में कहां पर किया गया? इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर, तो अगर इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर की बात किया गया जाए तो यह हरियाणा में इसका उद्घाटन किया गया है। कहां पर किया गया है? तो हरियाणा राज्य में किया गया है। याद रखिएगा इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर की अगर बात करें तो इसका उद्घाटन हरियाणा राज्य में किया गया है। ठीक है, इसके अलावा पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में शीर्ष पर कौन रहा?
तो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में शीर्ष स्थान पर हरियाणा राज्य ही है। तो साथ में यह भी ध्यान रखना है कि पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन है, तो आपका हरियाणा राज्य ही है, यह भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, एशियन एयरगन चैंपियनशिप में किसने 10 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? एशियन एयरगन चैंपियनशिप में 10 मीटर स्पर्धा में 10 मीटर एयर गन स्पर्धा, एयर राइफल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो याद रखिएगा भारत के हैं महुली घोष। महुली घोष ने एशियन एयर गन चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। याद रखिएगा महुली घोष ने गोल्ड मेडल जीता है एशियन एयर गन चैंपियनशिप में। ठीक है, ये याद रखेंगे। ये है आपके महुली घोष, यंग एज के खिलाड़ी हैं, इन्होंने निशानेबाज हैं, एशियन एयरगन चैंपियनशिप 10 मीटर राइफल में गोल्ड मेडल जीता है हाल फिलहाल में, तो ध्यान रखेंगे। अगला है, सिद्धार्थ वीर सूर्यवंशी का हाल फिलहाल में निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से बिलोंग करते थे? तो ये टीवी अभिनेता थे, टेलीविजन अभिनेता थे, कलाकार थे, सिद्धार्थ वीर सूर्यवंशी, इनका निधन हुआ है। अगला प्रश्न है आपका, वैश्विक उत्पादन में 41% के साथ बाजरा का प्रमुख उत्पादक देश कौन बना है? तो हाल फिलहाल में 41% विश्व उत्पादन के साथ बाजरा के उत्पादन में भारत प्रमुख स्थान पर है, यानी पहले स्थान पर है। सबसे ज्यादा बाजरे का उत्पादन करने वाला देश भारत बना है। और इससे पहले मैंने आपको बताया ही था कि ओडिशा में बाजरा दिवस मनाया गया है। कब? 10 नवंबर को। 10 नवंबर को उड़ीसा में बाजरा दिवस मनाया गया है फ्रेंड्स, तो ये भी ध्यान रखना है कि 10 नवंबर को बाजरा दिवस मनाया गया है। ठीक है, चलिए, ग्लोबल आइकन अवार्ड से सम्मानित बॉलीवुड अभिनेता कौन है? हाल फिलहाल में ग्लोबल आइकन अवार्ड से सम्मानित बॉलीवुड अभिनेता कौन है? तो शाहरुख खान को उनके ग्लोबल लेवल पर बॉलीवुड में योगदान के लिए अगर बात किया जाए तो ग्लोबल आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है शाहरुख खान को। नेक्स्ट है आपका 2022 के श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान किसे प्रदान किया गया? 2022 2022 के श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान। तो आप सभी लोगों को याद रखना है कि श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को सम्मान साहित्य सम्मान जो है 2022 में जयनंदन जी को दिया गया है। किसको दिया गया है? जयनंदन को दिया गया है। ठीक है, जयनंदन जी को यह साहित्य सम्मान दिया गया है, तो याद रखेंगे। ठीक है, अगला है, किस राज्य में गरीब पिछड़े वर्गों के आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए विधेयक पारित करने का निर्णय लिया गया है? किस राज्य में गरीब पिछड़े वर्गों के आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया गया? तो वह राज्य है आपका झारखंड राज्य। झारखंड राज्य में पिछड़े वर्गों को 77% तक आरक्षण देने के लिए विधेयक लाया गया है, ध्यान रखें। खाद्य सुरक्षा एटलस में इस समय तीसरे स्थान पर किसे रखा गया है? तो झारखंड तीसरे स्थान पर है। खाद्य सुरक्षा एटलस में बिहार पहले स्थान पर और उड़ीसा दूसरे स्थान पर, और झारखंड जो है आपके तीसरे स्थान पर है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला है, दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस शहर में हरी झंडी दिखाई गई है? दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस शहर में हरी झंडी दिखाई की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो बेंगलुरु शहर में अगर बात किया जाए तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा देश की 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखा करके बेंगलुरु चेन्नई रूट पर उसे चलाया गया है। ठीक है, 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस का एक नया रूट डिफाइन किया गया है, ये उन्होंने हरी झंडी दिखाई है वंदे भारत को। देश को 5वीं वंदे भारत ट्रेन की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिखाई गई हरी झंडी। पीएम मोदी ने शुक्रवार को दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी है। इसका रूट याद रखिएगा, चेन्नई मैसूर रूट है, बेंगलोर से उन्होंने उद्घाटन किया है। रूट पर चलने वाली वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई
ये देश में 5वीं वंदे भारत ट्रेन है, याद रखिएगा 5वीं वंदे भारत ट्रेन है। पहली वंदे भारत ट्रेन की अगर बात किया जाए तो आपका 2019 में शुरू किया गया था। ये थोड़ा सा और डिटेल जान लीजिए। वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसे पहले ट्रेन 18 कहा जाता था, क्या कहा जाता था, ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था, एक सेमी हाई स्पीड इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन है जो भारतीय रेलवे द्वारा नवंबर 2022 तक 5 मार्गों पर संचालित की जाती है। इसे मेक इन इंडिया पहल के तहत चेन्नई के पेरम्बूर में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आईसीएफ द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया था। पहली ट्रेन के निर्माण में 18 महीने लगे। पहली ट्रेन की इकाई लागत 100 करोड़ आकी गई थी। 2020 में 114 करोड़ या यूएस डॉलर 14 मिलियन और दूसरी पीढ़ी की ट्रेनों के पहले सेट की कीमत 115 करोड़ है। ट्रेन को 15 फरवरी 2019 को माननीय मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया था। पहली बार वंदे भारत कब चली है, 2019 में 15 फरवरी को। तब तक एक दूसरी इकाई के उत्पादन और सेवा के लिए तैयार होने की उम्मीद। 27 जनवरी 2019 को इस सेवा का नाम, जो ट्रेन 18 था, वंदे भारत एक्सप्रेस रखा गया। ठीक है, 27 जनवरी 2019 को इसे जो है वंदे भारत रखा गया। वंदे भारत की ये वंदे भारत ट्रेन है आपकी, देख लीजिए ये डिजाइन होती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कहाँ, किस राज्य ने अधिसूचित किया है, तो हाल फिलहाल में तमिलनाडु राज्य ने कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अधिसूचित किया है। याद रखिएगा, इस पर डिटेल्स आगे देखते हैं। अगला है, किसे आईसीसी हॉल ऑफ फेम में हाल फिलहाल में शामिल किया गया है, तो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में अगर बात किया जाए तो शिव नारायण चंद्रपाल को, किसे, शिव नारायण चंद्रपाल जी को शामिल किया गया है। याद रखिएगा, शिव नारायण चंद्रपाल जी को शामिल किया गया है। ठीक है, कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो तमिलनाडु का 17वां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में मान्यता दी गई तमिलनाडु सरकार के द्वारा। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये आपका महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन रही। तो आज के इस 14 नवंबर की करंट अफेयर्स की कक्षा को यहीं विराम देता हूं मैं। साथ में फ्रेंड्स, मैं कहूंगा कि आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना ना भूलिए, साथ में लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे और बताइए कि आप की डिमांड और क्या हो सकती है और क्या ज्यादा से ज्यादा अच्छा किया जा सकता है। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारी कक्षा आपको बेहतर लग रही होगी। तो हैव अ गुड डे, गुड लक, बाय बाय। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल भी ना भूलिएगा। साथ में बात करें तो अगली करंट अफेयर्स की कक्षा के साथ हम मिलते हैं। साथ में एक इंफॉर्मेशन और है कि आरओ 2023 22 या 23 आप देने जा रहे हैं, तो आपके लिए सामान्य हिंदी की कक्षा बहुत जल्दी प्रारंभ होगी, जिसका वीडियो आपको इसी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या डिटेल्स आप वीडियो देखेंगे, चैनल से जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। हैव अ गुड डे, गुड लक दोस्तों, हैव अ गुड डे, बाय बाय।